हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पहला टॉपिक एरिथमेटिक मीन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रिलेशन क्या है किसके बीच में, हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको सिस्टमेटिक हर एक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टार्टिंग से मैंने आपको बेसिक से बताया है, स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया है कि स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स बताए हैं और उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक स्टार्ट किया। तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन डिस्कस करने वाले। ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पहले रिकॉल करो एरिथमेटिक मीन क्या था। एरिथमेटिक मीन पे अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है A1 A2 सॉल्व अप टू AN, ये हमारे पास कुछ n ऑब्जेक्ट है या फिर n ऑब्जर्वेशन है और इसका एरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, A1 प्लस A2 प्लस सॉल्व अप टू AN। A1 से लेके AN तक के सारे टर्म का सम ले लो और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको डिवाइड कर दो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था एरिथमेटिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन में कुछ इसी तरीके से है, हमें क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑब्जर्वेशन है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही मान लो हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है तो सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके, अब ध्यान से सुनो, जब हम एरिथमेटिक मीन लेते थे तो वहां पे n से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे इसको n से डिवाइड नहीं करना है बल्कि इसका nth रूट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है सपोज 3 और 4, तो आप क्या करोगे, इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके इसका nth रूट लोगे। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट को लिखते नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको 2 3 4 इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो आप क्या करोगे, 2 3 4 को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट ले लोगे, तो जो भी आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A1 सॉल्व अप टू AN, यानी कि A1 से लेके AN तक का प्रोडक्ट करो और उसका nth रूट कैलकुलेट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, हर एक जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसका nth रूट ले लो। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो यही यहाँ पे गिवन है, आप एक बार रीड कर लेना कि अगर x1 से लेके xn तक अगर ये हमारे पास, और हाँ एक चीज़ है, सारे टर्म्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ये बात याद रखना है क्योंकि रूट के अंदर कभी भी हम निगेटिव नंबर्स को नहीं लेते। तो अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सारे पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से होता है। अब आपको पता होगा nth रूट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, अगर पावर को यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब ये नंबर a टाइम्स मल्टीप्लाई है, बट अगर उसी का रूट लेना है तो यहाँ पे हम लोग 1/n ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए nth रूट को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो हर एक नंबर का प्रोडक्ट और उसका nth रूट ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही सिंबल वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब ये किसके लिए है, ये अगर हमारे पास जो डेटा है अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, यानी कि जैसे 2 3 4 इस तरीके का डेटा, अब मान लो अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो जैसे कि 2 ऑब्जर्वेशन, कुछ वैल्यू इतने फ्रीक्वेंसी है, कुछ वैल्यू की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
मान लो x1 जो है वो रिपीट हो रहा है f1 टाइम्स, x2 रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स, सॉल्व अप टू xn ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है fn टाइम्स। ठीक है, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन मान लो कुछ f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करोगे आप, अगर x1 f टाइम्स रिपीट हो रहा है तो x1 रेस टू f1, x2 अगर रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स तो x2 रेस टू f2। तो इन सारे नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करके nth रूट ले लो। x1 रिपीट हो रहा है f1 टाइम्स, x2 रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स, xn रिपीट हो रहा है fn टाइम। तो जो कैपिटल N होगा वो हमारे पास आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस सॉल्व अप टू fn। तो क्या करोगे आप, n निकाल लोगे और उसका nth रूट ले लोगे और अंदर क्या आएगा आपका x1 रेस टू f1 इंटू सॉल्व अप टू xn रेस टू fn। ये फॉर्मूला हो जाता है अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही। तो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। ये अगर सारे डिफरेंट है, ये अगर उसमें पहला रिपीट हो रहा है f1 टाइम्स, सेकेंड रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स, थर्ड रिपीट हो रहा है f3 टाइम्स और xn रिपीट हो रहा है fn टाइम्स, तो आप क्या करोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन पे जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना पावर ले लो और सबका प्रोडक्ट करके उसका nth रूट ले लो, कैपिटल nth रूट। और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस सॉल्व अप टू fn। तो ये आपको क्लियर हो गया ज्योमेट्रिक मीन। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं रिकॉल करूँ एरिथमेटिक मीन को, हर एक ऑब्जर्वेशन का सम लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। एरिथमेटिक मीन में ये था। ज्योमेट्रिक मीन रिलेटेड है प्रोडक्ट से, मल्टीप्लीकेशन से। ये क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसका nth रूट ले लो। ये तो हो गया सिंपल। अगर हमारे डिस्क्रीट सारे डेटा डिफरेंट है, मान लो उसमें से पहला डेटा जो पहला ऑब्जर्वेशन वो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहला ऑब्जर्वेशन के ऊपर पावर लगा दोगे जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो पावर लगाओगे जो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसे nth ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको पावर लगा दो। अब क्या करो, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका कैपिटल nth रूट ले लो। और कैपिटल N क्या है, ये f1 प्लस f2 प्लस सॉल्व अप टू fn, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन उनको ऐड कर दो वो हमारा आ जाता है n, कैपिटल N। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, अब ये आपको समझना। अगर मान लो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उनका लॉग जी लगा देता हूं तो वो एरिथमेटिक मीन हो जाता है लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन में अगर आप ज्योमेट्रिक मीन में लॉग लगा दो तो वो क्या होता है, उन सारे ऑब्जर्वेशन के लॉग का एरिथमेटिक मीन हो जाता है। अब ये लॉग के मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं ये क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या। आपको याद रखना है लॉग कुछ तो है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको लॉग a इंटू बी निकालना है तो अब सिर्फ इतना याद रखो, इसका मतलब होता है लॉग a प्लस बी। ये जब हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी में समझाऊंगा कि ये चीज़ है क्या, इसके ग्राफ वगैरह सब। अब भी आपको ये याद रखना है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि a इंटू बी का लॉग लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ बी, यानी कि ये जब ओपन होता है तो मल्टीप्लिकेशन चले जाता है कन्वर्ट होके एडिशन में। और एक प्रॉपर्टी लॉग ऑफ a रेस टू m, जो पावर वाली चीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, कि a के ऊपर अगर कुछ पावर हो तो वो कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में। बस यही आपको याद रखना है। जैसे मान लो मेरे पास x1 सॉल्व अप टू xr, ये r ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा r और x1 सॉल्व अप टू xn। यहाँ तक क्लियर है। या फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x1, दोनों एक ही चीज़ है, सॉरी r ले रहे ना, तो 1/r, दोनों चीज़ है ना, दोनों चीज़ सेम ही है
कि x1 से लेके xr तक का मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1/r ले लो। अब ध्यान सुनो, मतलब g इज इक्वल टू 1/r x1 सॉल्व अप टू, ऐसे आपको और भी टर्म्स लिख रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए कम लिख रहा हूँ। ऐसे आप x1 x2 कम से कम 2 या 3 टर्म तो लिखो, डायरेक्ट x1 के बाद xr नहीं लिखना है, x1 x2 x3 उसके बाद xr। अब मैं अगर इसमें log लगाऊंगा, log ऑफ g, अब ये होगा क्या, ये जो पावर वाली चीज़ है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/r। कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि log कहता है कि log a⁻m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ए, तो ये जो पावर वाली चीज़ है मल्टीप्लीकेशन में आ गई। अब जब log प्रोडक्ट पे अप्लाई करूंगा तो log a इंटू बी क्या होता है, log ऑफ a प्लस बी, तो ऐसे ही log ऑफ x1 सॉल्व अप टू log xr आ जाएगा, log ऑफ x1 प्लस सॉल्व अप टू log ऑफ xr। अब ये तो सम में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस में कि इसका मतलब होता है समेशन, कि ये हर एक टर्म को सम कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 1/r log x प्लस सॉल्व अप टू log x1 सॉल्व अप टू log xr। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इसका मतलब क्या है कि x1 x2 सॉल्व अप टू log xr, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है। तो सिर्फ log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, आपको फिलहाल के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टी याद रखना है कि log ऑफ कुछ तो है, ये क्या होता है ये फंक्शन में पढ़ेंगे, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये प्रॉपर्टी हो गई। और log ऑफ a⁻m इज इक्वल टू m इंटू log ऑफ a, ये 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया, ये एक प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे। अगर मान लो सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन वो एक कांस्टेंट नंबर हो, तो ज्योमेट्रिक मीन वही आ जाता है। जैसे अरिथमेटिक मीन में प्रॉपर्टी था कि अगर सारे नंबर कांस्टेंट हो जाए, सारे वेरिएबल की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, मतलब x1 भी k है, x2 भी k है, xk भी k है, तो अरिथमेटिक मीन भी k आ जाता है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन में भी होता है कि मान लो सारे नंबर अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, रूट के अंदर निगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, मान लो x1 भी k है, x2 भी k है, सॉल्व अप टू xn भी k है, तो इसका nth रूट लेंगे। मतलब ये कि k इंटू सॉल्व अप टू k रेज़ टू 1/n। अब k इंटू कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, n टाइम, तो ये हो जाएगा k रेज़ टू n/n, तो ये n कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा k। मतलब अगर सारे टर्म कांस्टेंट हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट होता है, एरिथमेटिक मीन भी कांस्टेंट होता है। एरिथमेटिक हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर सारे नंबर कांस्टेंट हैं तो उसका एरिथमेटिक मीन भी कांस्टेंट होता है। ऐसे यहाँ पे भी अगर सारे नंबर कांस्टेंट हैं, x1 ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट, x2 ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट, हाँ, अगर सेट ऑफ अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है के, कोई भी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी वही कांस्टेंट नंबर आएगा। ये क्लियर हो गया आपको। थर्ड, अगर मान लो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब ये सिंपल सा क्या कह रहा है, मान लो 2 वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो इसके पास कुछ तो डेटा होंगे, सपोज इसके पास x1 होंगे, इसके पास x2 होंगे, इसके पास xn होंगे, तो ऐसे इसके पास भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे y1 से लेके yn तक। अब एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जो इनका प्रोडक्ट हो, मतलब x1 y1 सॉल्व अप टू xn yn। समझ में आ रहा है आपको। हम लोग जो अभी ले रहे थे ना वो एक ऑब्जर्वेशन, जैसे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हर एक को मल्टीप्लाई करके इसका nth रूट ले लो, हर एक को मल्टीप्लाई करके इसका nth रूट ले लो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वेरिएबल का यूज़ करके इनके प्रोडक्ट से एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है z। अब z में क्या हो रहा है, x1 इंटू y1, x2 इंटू y2, सॉल्व अप टू xn इंटू yn, ये एक नई वेरिएबल आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर किसी ने पूछा कि j का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो क्या कर सकते हैं हम लोग,
x1 इंटू y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 इंटू y2 से, सॉल्व अप टू कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे xn इंटू yn, और इसको हम लोग डी उसका रूट लेंगे। कितना रूट लेंगे, देखो पहले के पास n और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने n ही है ना, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो ऐसे n ऑब्जर्वेशन है तो उसको nth रूट ले लूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये, बट इसको हम लोग और ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें x का ज्योमेट्रिक मीन पता हो, y का ज्योमेट्रिक मीन पता हो, तो सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर सेम आता है। मतलब आप क्या करोगे, j का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, z का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो आप क्या करोगे, x के ज्योमेट्रिक मीन को y के ज्योमेट्रिक मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा z का ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि आपको अलग से एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके उसकी मीन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक वेरिएबल है जिसका ज्योमेट्रिक मीन है 3, एक वेरिएबल है जिसका ज्योमेट्रिक मीन b है, आप एक नया वेरिएबल डिफाइन करो जो दोनों का प्रोडक्ट है, और अगर आपको z का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप x के ज्योमेट्रिक मीन और y के ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका z का ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू 12, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी की लॉग की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था। सेकेंड, सारे नंबर अगर सारे वेरिएबल अगर कांस्टेंट आ जाए, सेम कांस्टेंट, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो भी वही कांस्टेंट आएगा। थर्ड, अगर अगर दो वेरिएबल है, x का ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ x है, y का ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ y है, एक नया वेरिएबल डिफाइन करूंगा z जो कि x इंटू वाई के फॉर्म में होगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कुछ और नहीं बल्कि x के ज्योमेट्रिक मीन को y के ज्योमेट्रिक मीन से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे ही अगर मान लो ये x गिवन है, y गिवन है, एक z डिफाइन करता हूँ x बाय y। जैसे अगर ये 1 और 2 है तो ये आ जाएगा 1/2, ये अगर 2 और 3 है तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि ये x और ये y तो ये x बाय y है। मतलब ये x1 y1 तो x1 y1 था तो वो x1 बाय y1, ये x2 y2 है तो x2 बाय y2। इस तरीके से अगर एक मैं नया वेरिएबल डिफाइन करूं और अगर किसी ने कहा इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब बात ये आती है कि अगर y का ज्योमेट्रिक मीन 0 हो गया तो आपको याद रखना है, आपको नंबर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। हर एक yi ग्रेटर देन 0 ले लो, इक्वल 0 मत लो। अगर इक्वल 0 नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो y अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर सारे yi ग्रेटर है तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर, उसका nth रूट भी ग्रेटर। तो अगर ये ग्रेटर नहीं, अगर ये 0 नहीं है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और एक नया वेरिएबल डिफाइन करूँ z जो कि प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना है, x और y की ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोशेंट वाला पूछा है x बाय y तो आप क्या करोगे, x के ज्योमेट्रिक मीन को डिवाइड करोगे y के ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये आपको चारों प्रॉपर्टी आई होप क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इन 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन में ये है कि आपको 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 6 और x3 इज इक्वल टू 12। ये आपको गिवन है 3, 6, 12। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, x का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो आपको हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 12। और जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है आप 2-2 का पेयर बनाते हो ताकि 2 नंबर सेम निकल जाए, तो एक को बाहर ले लेंगे। ऐसे ही जब क्यूब रूट बनाओगे, यानी कि जब मैं बात करूँगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, नंबर है मेरे पास 3 इंटू 6 इंटू 12। अब ध्यान से देखो करूँगा क्या मैं, 3-3 का पेयर बनाना। एक 3 यहाँ से आ गया तो मुझे 2 3 और चाहिए ना, तभी तो एक 3 बाहर निकलेगा।
अब ये 6 में एक 3 आएगा कि नहीं? हाँ, अभी मेरे पास 2 बच गया। अगर मैं यहाँ से एक 3 कॉमन ले लूँ तो एक 2 रह गया मेरे पास, वो याद रखना है। अब और एक 3 चाहिए, क्या इसमें 3 आता है? हाँ, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, मतलब 3 3 मिल गया मुझे। अब यहाँ से एक 2 बच रहा था और यहाँ से 4 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ का एक 2 और यहाँ के 4 को भी क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। मतलब ये 3 में से क्यूब रूट ले रहा हूँ तो एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। सिंपल सा कैलकुलेशन था, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो अगर आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है या फिर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपको क्यूब रूट याद है तो ठीक है। 6 3 जा 18 और 18 12 जा कितना होता है? 18 12 जा हो जाएगा आपका 324। 180 और प्लस 82 जा 36, तो 1216। ठीक है, तो 216 क्या होता है? ये किसका स्क्वायर है? अरे क्यूब रूट है 6 का। 6 क्यूब रूट है 216 का। 216 इज अ क्यूब ऑफ 6। तो 216 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 216 इज अ क्यूब रूट ऑफ 6। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। क्या किया मैंने? 3 ऑब्जर्वेशन थे, तीनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट ले लिया। 3 इंटू 6 18 और 18 12 जा 216, और 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। अब ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना इन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको पता है फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो हर एक डेटा के ऊपर पावर लगा दोगे। क्या करोगे आप? 2 के ऊपर पावर लगा दोगे इसकी फ्रीक्वेंसी, 4 के ऊपर पावर लगा दोगे इसकी फ्रीक्वेंसी, 8 के ऊपर पावर लगाना है 8 की फ्रीक्वेंसी, और 6 के ऊपर पावर लगाना है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2। और सबको मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है? उसका उतना ही रूट लेना है जितना कि f1 सॉल्व अप टू f4 का सम। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 x4, और हर एक के ऊपर पावर लगा दोगे। 2 के ऊपर पावर उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 3 के ऊपर पावर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 के ऊपर पावर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2, 4 के ऊपर पावर उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि 3, 8 के ऊपर पावर उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि 3, और 16 के ऊपर पावर उसका फ्रीक्वेंसी यानी 2। अब कितने ऑब्जर्वेशन है? तो 2 + 3 + 3 + 2 यानी कि 2 + 3 5, 5 + 3 8 + 10, यानी कि आपको इसका 10th रूट लेना है। तब ये कैलसी से कर सकते हो। इसका 10th रूट कैसे निकालेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 512, और 16 का स्क्वायर 256। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 64 × 512 256, और जो भी आंसर आएगा उसका 1/10th रूट ले लो, या आप कैलसी से कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा 5.66। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, एक मेथड तो ये है, अगर मान लो आपके पास कैलसी नहीं है और आपको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ। वैसे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको कैलसी उसमें वहाँ पे रहता है, वर्चुअल कैलसी रहेगा, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास कैलसी नहीं है तो 10th रूट लेना है, तो आपको 10 फैक्टर्स चाहिए। अब ध्यान से देखो, 2 एक नंबर मिल गया तो आपको 2 फैक्टर्स, 2 कितने टाइम चाहिए? 10 टाइम्स। देखो 2 टाइम्स यहाँ मिल जाएंगे, 4 है ना, 4 में खुद कितने 2 होते हैं? 2, और पावर में लग गया 3, तो कितने हो गए? 6 3 हो गए। 4 क्यूब का मतलब होता है एक्चुअल में 64, अरे 64 भी नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, सही 64 ना। 4 का 4 4 जा 16, 64। और 64 क्या होता है? 2�6, मतलब 2 के कितने फैक्टर्स मिल गए? 6। तो मैं अगर फैक्टर्स निकालूं तो यहाँ से मुझे 2 के फैक्टर मिल गए 2, यहाँ से मुझे 2 के फैक्टर मिल गए 6। अब 8 का क्यूब, अब देखो 8 में कितने फैक्टर्स है 2 के? खुद 3 है और ऊपर फिर से 3 आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 8 का क्यूब 512, और 512 इज नथिंग बट 2�9, मतलब आपको 2 के 9 फैक्टर्स और मिल गए। और यहाँ पे 16 मिल गया,
16 के पास कितने होते हैं, 2 के फैक्टर 4 होते हैं, क्योंकि 16 खुद क्या है 2/4, और ऊपर फिर से 4 आ गया तो 2/8, क्योंकि 16 सिक्स होता है 256, और 256 का मतलब 8, मतलब सारे 2 के ही, और कोई फैक्टर ही नहीं है इसके पास। 6 + 2 8, 17, कितने मिल गए यहाँ पे, 2 6 8, 8 के 16, और 16 + 9 25, मतलब यहाँ पे आपको 10th रूट के कितने मिल गए, 25 मिल गए, मतलब 2/25। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/20 × 2/5, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें? तो आई थिंक 2, और यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आया था, 2 आया था, यहाँ से 6, और यहाँ से 8, और यहाँ से 9, 17, और ये 25, ठीक है, सही है। तो आपको एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी बच रहा है 2/5, ये बच रहा है अभी भी। तो एक काम करो, मतलब आपके पास एक 2 बाहर आ गया और एक 2/5 है, तो आप एक काम करो, तो इसको 2 और ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, और नीचे क्या है 1/10, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 × √2 हो गया। नहीं, इसमें भी रुको, कितने बच रहे थे अपने पास, 2/5, और इसका आपको लेने का है nth रूट 10। हाँ सही है, तो ये देखो 2√2, और दूसरी बात हमारा 2/20 में से 2/20 था, तो यहाँ से जब 10 का कॉमन लेगा तो 4 बाहर आएगा ना, पहले तो 4, और अंदर क्या आ गया 4√2, और आपको पता है √2 की वैल्यू सबको पता होती है, √2 इज़ नथिंग बट 1.414, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे √2 आपको पता होना चाहिए कितना होता है √2 इज़ 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और उसके बाद √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, 4 4 जा 16, 1 कैरी 5, ये हो गया आपके सामने आंसर, और 3 है तो 3 के बाद ये, तो 5.656, ये 5 से ज़्यादा है, मतलब 5.66, यानी कि अगर आपके पास कैल्सी नहीं है फिर भी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेथड हो गया कि अगर आपको, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हार्मोनिक मीन। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन क्लियर, अरे ज्योमेट्रिक मीन क्लियर हो गया, कि ज्योमेट्रिक मीन में अगर हमारे पास सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट ले लो। उसमें भी 2 देखा हम लोग ने, एक सिंपल, अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट उसका nth रूट ले लो। अगर मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे कि पहले कुछ f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है और xn सपोज fn टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके ऊपर पावर लगा के फिर आपस में मल्टीप्लाई करके जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी का रूट ले लो उतने टाइम्स, तो आंसर आ जाता है। और दोनों से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे, उसकी 4 प्रॉपर्टी हमने देखा। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो अगर आपको उसका लॉग लगाना है तो लॉग ऑफ जी इज़ नथिंग बट एरिथमेटिक मीन ले लो। किसका एरिथमेटिक मीन ले लो, जी लॉग एक्स का, मतलब जो लॉग है, जो भी डेटा उसका लॉग लेके एरिथमेटिक मीन निकाल दो, ये हमने देखा। सेकंड देखा कि सारे वेरिएबल अगर कांस्टेंट आ रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन एक ही नंबर आ रहा है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी वही होगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखे कि अगर 2 वेरिएबल है, मान लो x और y 2 वेरिएबल, उसका यूज़ करके एक नया वेरिएबल z बनाऊं, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कुछ और नहीं बल्कि पहले वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन को दूसरे वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन से मल्टीप्लाई कर दो। वही सेम कॉन्सेप्ट डिवाइड में भी है कि अगर एक नया वेरिएबल x बाय y करके बना रहा हूँ, तो पहले वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन को डिवाइड कर दो सेकेंड वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन से, प्रोवाइडेड सेकेंड मतलब ज्योमेट्रिक मीन उसका 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हर एक y को आप ग्रेटर देन 0 ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट टाइप के और सेकेंड टाइप के। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक मीन।
हार्मोनिक मीन कुछ और नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, मान लो अगर कोई टर्म्स एपी सीक्वेंस में, मान लो एपी सीक्वेंस आपको पता होगा, जैसे कि मान लो टू, हमने एपी सीरीज देखा यार, एपी सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मान लो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस गिवन, तो इसमें क्या होता है, हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, टू टू टू। तो अगर क्या प्रॉपर्टी होगी अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, इसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी, हालांकि ये इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके रेसिप्रोकल का देखूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये तो एपी सीरीज हो गया, तो कुछ तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसीलिए। और इसका बहुत सारा सीरीज में काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी काउंटर एग्जाम्पल के लिए यूज़ होता है, मतलब इसके एप्लीकेशन बहुत है, इसे हम लोग हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है, आप क्या करो, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी डेटा गिवन है उनका रेसिप्रोकल ले लो, और वो क्या होना चाहिए, एरिथमेटिक में होना चाहिए, हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, हर एक डेटा का रेसिप्रोकल लेके उसी का एरिथमेटिक मीन ले लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने डेटा है उनका पहले क्या ले लो, रेसिप्रोकल, और फिर एरिथमेटिक मीन ले लो। तो देखो, फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, हार्मोनिक मीन को डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। मान लो ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, सॉल्व अप टू xn, ये हार्मोनिक मीन है, ये हार्मोनिक, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना, हार्मोनिक मीन छोड़ो, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना। आपके पास अगर n ऑब्जर्वेशन गिवन है और किसी ने कहा इसका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करो, आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे। इतना किया आपने, फर्स्ट स्टेप, जो भी डेटा गिवन है सीधे सीधे उसका रेसिप्रोकल ले लो। सेकेंड स्टेप, इस रेसिप्रोकल का एरिथमेटिक मीन ले लो। एरिथमेटिक मीन रेसिप्रोकल का। अब ध्यान से सुनो, अब हार्मोनिक मीन निकालना है, तो उसी रेसिप्रोकल के एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेना है। ठीक, ये 1/xi का सम मतलब 1/x1 प्लस 1/x2 सॉल्व अप टू 1/1/xn, जिसको मैं लिख लो i की वैल्यू 1 से लेके n तक। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इसका मतलब ये होता है कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो ये होता है हार्मोनिक मीन। पहला स्टेप, आप क्या करोगे, जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है सीधे सीधे उसी का रेसिप्रोकल ले लो। सेकेंड, जो रेसिप्रोकल गिवन है उसी का एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लो। थर्ड स्टेप में जो आपने एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है रेसिप्रोकल का, उसी का फिर से रेसिप्रोकल ले लो, वो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको रेसिप्रोकल लेना है एरिथमेटिक मीन का, किसके एरिथमेटिक मीन का, ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का। मतलब ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेके उसके एरिथमेटिक मीन का फिर से रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/xi, दैट इज 1/x1 प्लस 1/x2 सॉल्व अप टू 1/xn। फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही चीज है, आप वहां पे पावर में लेते थे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/x, पहले रेसिप्रोकल ले लो, हर एक रेसिप्रोकल को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी बता देता हूँ क्या है, x1 सॉल्व अप टू xn, हर एक का क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल, x1 की जो फ्रीक्वेंसी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, xn की जो फ्रीक्वेंसी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया।
अब इन सारे और रेसिप्रोकल का आपको क्या लेना है, एरिथमेटिक मीन, और उसी का फिर से रेसिप्रोकल ले लो, वो आपको हार्मोनिक मीन। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है किसके लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉपर्टी, सारे ऑब्जर्वेशन अगर कांस्टेंट है तो एरिथमेटिक मीन भी कांस्टेंट हो जाता है, सेम वही प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनो, मान लो दो ऑब्जर्वेशन, दो ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में N1 है, सेकेंड ग्रुप में N2 है, और पहले का H1 है, सेकेंड का H2 है, तो कंबाइन एरिथमेटिक मीन क्या होगा। हमने देखो एरिथमेटिक मीन के लिए भी कंबाइन देखा था, ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी कंबाइन देखा था, और अब हार्मोनिक मीन के लिए कंबाइन देखते हैं। एरिथमेटिक के लिए मीन के लिए कंबाइन क्या था, अच्छा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एरिथमेटिक मीन के लिए कंबाइन क्या था, x1 को n1 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 को n2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने जो ऑब्जर्वेशन है उसी को n1 से मल्टीप्लाई, ये x1 x2 क्या है, मीन, ऐसे मीन भी लिख दो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हमारा कंबाइन मीन का फॉर्मूला था, कंबाइन एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन तो सिंपल था, मल्टीप्लाई कर दो। अब आता है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेम वही फॉर्मूला। अच्छा इसी को अगर आपको नहीं भी याद है, हार्मोनिक मीन नहीं भी कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया है ऐसे ही आप कंबाइन हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लो। वहां पे हम लोग क्या करते थे, x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2, ठीक है। तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो x1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, n/h1 n/h2 इसका, और इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो, तो मतलब वहाँ पे n1 प्लस n2 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो चीज़ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। और किस तरीके से होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होता है, तो n1 को यहाँ पे मीन से डिवाइड करना है, न कि इसको मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कंबाइन हार्मोनिक मीन का। अब एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने कहा ये आपको गिवन है 3 ऑब्जर्वेशन डेटा गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन। पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप नंबर 1। आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ठीक है आप उसका रेसिप्रोकल ले लो। फिर आप बोलोगे कि सर सेकेंड स्टेप में इनका मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मीन कैलकुलेट कर लो, मतलब 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाय 3। फिर सर आपने कहा था जो भी आंसर आएगा उसी को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइड करने का मतलब हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 3/1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। 1/5 होता है 0.25, 1/6 होता है 0.33 और 1/10 होता है 0.1। सबको ऐड कर दो तो 3/0.25 प्लस 1/6 था ना, हाँ, तो 0.1666 से आता है, या फिर इसी को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो 0.17। 1/3 की वैल्यू 0.33 होती है, जबकि 1/6 की वैल्यू 0.166666, जहाँ पे एंड करोगे वहीं पे 7 लिख दो अगर इसको टर्मिनेट करना है तो ये आपका आ जाएगा 3/0.25 प्लस 1 0.35 मतलब 0.52। सिंपल आप इसको डिवाइड कर दो, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर अप्रॉक्सीमेट भी निकालना है तो अगर मैं इसको 5 दे दूँ तो ये 0.6 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, तो ये थोड़ी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये ऊपर वाली थोड़ी वैल्यू कम होगी, तो इसके लिए 0.6 से कम है। क्लियर हो गया आपको, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलसी से आप और इजी से कर सकते हो। इसमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले इसको रेसिप्रोकल ले लोगे, मैंने क्या कहा था कि जो डेटा गिवन है उसी का रेसिप्रोकल ले लो। 2, 4, 8, 60 इसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के फ्रीक्वेंसी 3, 3, 2। अब क्या करोगे, इनका सम ले लो, इसी का एरिथमेटिक मीन लेके उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका एरिथमेटिक मीन मतलब डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन,
तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, और जो भी आंसर आएगा तो इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 10 ऊपर चले जाएगा और ये जो टर्म लिखा है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 10 ऊपर आ गया और जो सारे टर्म्स थे वो नीचे आ गए। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, n/f1/h और f1/x1, f2/x2 प्लस f3/x3 प्लस f4/x4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.44। कैलसी से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2/2 1, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2/2 1 आ जाएगा। 3/4 आता है हमारा 0.75 प्लस 3/8 होता है, 3/8 कितना हो जाएगा, या आई थिंक हो जाएगा 0.375 और 2/16 मतलब 1/8 और 1/8 होता है 0.125। आप सबको ऐड कर दोगे तो ये आई थिंक कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा, अरे 0.5 और इसके बाद ये 1.25 2.25 मतलब 10/2.25। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो 10 × 2.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 900, तो मतलब 40/900 मतलब 4/9, और 4/9 आपको पता होगा 1/9 होता है 0.111, तो ये आ जाएगा आपके सामने 1.111, अरे 0.111 × 4 मतलब 4/9 ना, 4/9 तो जो भी होगा इसको कैलकुलेट करो 4.14 आ जाएगा। तो ये आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, हमने क्या कहा था कि पहले हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, उसके बाद हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अरे तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पहला रिलेशन आपको याद रखना है कि एरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है। आप प्रूव भी कर सकते हो उसको इनइक्वालिटी का यूज़ करके, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ होता है अगर आप प्योर मैथ्स में जाते हो। इसकी जो इनइक्वालिटी है ना, बहुत सारी ऐसी थ्योरम है जिसको प्रूव करने के लिए इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं हम लोग। सीक्वेंस वगैरह जब पढ़ते हैं तो सीक्वेंस से बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। कभी कभी डायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल प्रूफ नहीं होते हैं या फिर कुछ चीज़ हमें कन्वर्जेंस वगैरह सब सीक्वेंस की बात है, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होता है ये प्रॉपर्टी। तो ये आपको इनइक्वालिटी याद रखना है, ये कब कहाँ कैसे यूज़ हो जाए कुछ पता नहीं, तो ये याद रखना है आपको कि एरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इक्वल कब होगा, जब सारे इक्वल हो जाएंगे, सारे डेटा इक्वल है। हमको पता है कि अगर सारी वैल्यू इक्वल है तो एरिथमेटिक मीन भी सेम आता है, वही वैल्यू आ जाएगा। मान लो अगर सारे कांस्टेंट है, हर एक वेरिएबल अगर कांस्टेंट है तो उसका एरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है, अदरवाइज तभी ये तीनों इक्वल आएंगे, अदरवाइज यही रिलेशन हमेशा फॉलो होगा। अब ये देखो, कंप्यूट करना है एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये इसके लिए किया है ताकि आप ये जो रिलेशन है कि एरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन, आप ये इससे प्रूव कर सको उसको कि हाँ ये चीज़ वैलिड है। तो एक काम करते हैं, हर एक का निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं इसका। एरिथमेटिक मीन क्या होता है, सबको सम करके जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले तो इसको सम करो, कितना आएगा ये 6 + 8 + 12 + 36, तो 14 26 और प्लस 36 कितना हो जाएगा ये 48 54 14 26 62 62/4 15.20 मतलब 15.5। ठीक है, ये एरिथमेटिक मीन आ गया 15.50। सेकेंड, सबको मल्टीप्लाई कर दो और 4th रूट निकालना है। तो 4th रूट के लिए क्या, जो भी नंबर हो 4 टाइम्स आने चाहिए। 6 देखो, 6 में क्या फैक्टर आ रहा है, एक तो 2 और 3,
8 में क्या आ रहा है 2, कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स। ऐसे आपको ना फैक्टर करने आने चाहिए। फिर 12 में एक 3 आता है और उसके बाद ये फिर से 2 टाइम्स और एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर इसके बचा 36 आपको पता होगा 9 का स्क्वायर, अरे 9 इंटू 4, तो 9 में एक 3 और एक 3 और आ जाएगा और उसके बाद 2 2 और आ जाएंगे। तो देखो ये 4 2, ये 2 2 और 2 2, मतलब 2 यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा। मतलब आपका जो आंसर है उसमें 2 2 बाहर आ जाएंगे और 3 एक 3 यहाँ से निकल गया, एक 3 यहाँ से निकल गया और 2 3 यहाँ से निकल गया। मतलब सिंपल आपका एक 2 और एक 2 और एक 3, क्योंकि 2 बार 2 2 4, मतलब 2 4 टाइम्स कितने बार आ रहा है 2 टाइम, और 3 4 टाइम्स कितने बार आ रहा है 1 टाइम्स। तो देयरफॉर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपका 12 आंसर आ गया। एरिथमेटिक मीन ये, ज्योमेट्रिक मीन ये। अब आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन हैं इसी के रेसिप्रोकल के सम से डिवाइड कर दो। इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा 1/6, फ्रीक्वेंसी वाला तो है नहीं, 1/8, 1/12 और 1/36। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1/6 मतलब 0.1667, 1/8 कितना होता है 0.125, प्लस 1/12 कितना होगा 1/12 आई थिंक 0.8333 समथिंग, और 1/36 मेरे ख्याल से कुछ 0.216667 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अच्छा 0. कुछ तो ये 0.08 और ये 0.002। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे तो जो भी आंसर आएगा कैलसी से ही कर दो, इतना उस मत करो। तो आप अगर इसको कैलसी से आंसर करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 9.93 आ रहा है। मतलब नीचे आई थिंक 0.25 समथिंग आएगा, तो 0.25 समथिंग, तो 1/6 का आंसर 0.167 और 0.20, हाँ ठीक है, तो इतना ही आंसर आएगा। तो ये अपना 9.93 आ गया। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, मतलब जो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि एरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। और एक चीज़ इससे हम प्रूफ नहीं कर सकते, हो सकता है और एक एग्जाम्पल हो, बट हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल की मदद से ये देख कर रहे कि ये रिलेशन वैलिड होता है। बाकी ये इन जनरल है, आपको ध्यान रखना है एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट जो है वो वेटेज वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी होता है ना, वैसे सेम वही है कि फर्स्ट कुछ टाइम रिपीट हो रहा है, सेकंड कुछ टाइम रिपीट हो रहा है, थर्ड कुछ टाइम रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज। तो आपको क्या निकालना है, वेटेड अगर एरिथमेटिक मीन निकालना है, वेटेड अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, सेम वही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। बस इसमें क्या रहता है, जैसे फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट होते वही चीज़ है, उसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड अगर कोई ऑब्जर्वेशन अंडर द कंसिडरेशन हैव अ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, वी टेक द रिकोर्स टू कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज विच कुड बी आइदर वेटेड एरिथमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हो सकता और वेटेड हार्मोनिक मीन। जैसे हार्मोनिक मीन का वही सेम फॉर्मूला समेशन WI इंटू XI, जैसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल WI। सेकेंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, अब यहाँ पे इसको लॉग के कॉन्सेप्ट में लिया एरिथमेटिक मीन के फॉर्म में, क्योंकि लॉग G इज नथिंग बट समेशन ऑफ log x अपॉन r। अगर मुझे g निकालना है तो एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहीं पे एंटी लॉग लगाए किसका, समेशन ऑफ WI इंटू लॉग XI डिवाइड बाय समेशन y, यानी कि log x का मीन ले लो, और उसका बाद में अगर अपने को मीन चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो उसी का एंटी लॉग ले लो। जैसे ये चीज़ बता देता हूँ, log ऑफ g की वैल्यू क्या थी 1/r समेशन ऑफ log x। तो ये तो
डिफरेंट डेटा के लिए था, डिस्क्रीट के लिए। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे WI से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो R है वो R नहीं बल्कि यहाँ पे WI आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन मुझे G चाहिए ना, तो ये लॉग को गायब करने के लिए उसका एंटी लॉग होता है। जैसे इस चीज़ का हर चीज़ का इन्वर्स होता है, तो ऐसे लॉग का इन्वर्स हम लोग बोल सकते हैं एंटी लॉग, ताकि ये कैंसिल हो जाए। जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो G मिल जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे एंटी लॉग लिखा है। वेटेड हार्मोनिक मीन सेम वही, n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ WI, और उसमें WI हर एक डेटा के रेसिप्रोकल को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे WI मतलब FI को रिप्लेस कर दो WI से, आपका काम हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा आपको नंबर सीरीज का नॉलेज होना चाहिए, सीक्वेंस का। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसका यूज़ होगा यहाँ पे। जैसे ये जो टर्म्स है ये n टर्म्स है, मान लो अगर x 1 to n है और उसका वेटेड क्या है, उसका वेट है कितना, उसका स्क्वायर, मतलब 1 कितने टाइम्स रिपीट होगा 1 स्क्वायर, 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा 2 स्क्वायर, और n कितने टाइम्स रिपीट होगा n स्क्वायर, ऐसे इसको समझ सकते हो। तो इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है। वेटेड एरिथमेटिक मीन क्या होगा, हर एक को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जितने डेटा है उससे डिवाइड कर दो, तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। 1 को 1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के स्क्वायर के साथ, 3 को 3 के स्क्वायर के साथ, n को n के स्क्वायर के साथ, और डिवाइड कर देंगे जितने भी डेटा है, अरे जितने भी फ्रीक्वेंसी उनका सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉल्व अप टू n का स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो हो क्या रहा है, 1 में एक और पावर बढ़ गया, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब, 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब, n इंटू n स्क्वायर मतलब n का क्यूब। अब ध्यान सुनो, ऊपर आ गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब सॉल्व अप टू n का क्यूब, और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉल्व अप टू n का स्क्वायर। मैंने आपको पहले कहा था ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको निकालना है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर तो उसका फॉर्मूला होता है, ये कुछ फॉर्मूले लिख लो, एक काम करो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो लिख लो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अगर पहले n नेचुरल नंबर का सम करना है तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 होता है, यहाँ पुट कर दो 3 इंटू 4, क्योंकि 3 और उसका एक टर्म एक प्लस ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 4/2, तो 3 4 जा 12/2 कितना होगा 6, तो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसे ही सेकेंड लिखो, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे अगर पहले 3 टर्म का सम करना है तो कितना होगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो 3, और नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 1 4, 4 3 जो 12, वैलिड हो गया। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। अब ऐसे ही थर्ड आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। क्या लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने टर्म है, 3 टर्म, तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। तो देखो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9। फिर आता है सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो क्या होगा इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो पहले 3 का ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 5 14 आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो पहला 3, दूसरा 3 + 1 4, और यहाँ पे 3 2 + 6 + 1 7, और नीचे 6 है, तो ये 3 से 6 कैंसिल होकर 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 2, और 7 4 से 24, आंसर आ गया 14। तो ये फॉर्मूला। ऐसे ही फिफ्थ याद रखो, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम लेना, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगर ऐसे नंबर का सम ले तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 + 8 + 1 9, यानी कि 36 आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप क्या करो, पहले n नेचुरल नंबर के सम का लेके, अरे पहले n नेचुरल नंबर का सम ले लो, उसका स्क्वायर। इसका मतलब यही तो हुआ। पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2, और उसी का स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे देखो 3 पुट करूँ, मुझे पता है यहाँ मैं अगर 3 पुट करूँगा तो 3 × 4/2 कितना आया था, 6 आया था, और 6 का स्क्वायर लूँगा 36, वैलिड हो गया। तो यही यहाँ पे यूज़ करना है। पहले n नेचुरल नंबर का अगर मैं क्यूब का सम लूँ तो ये फॉर्मूला, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करूँ तो ये फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर दो, तो अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये n², फिर n + 1 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो ये है, ये तो यहीं रहेगा, n × n + 1 × 2n + 1, और 6 ऊपर चले जाएगा। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक n यहाँ से कैंसिल हो गया, एक n + 1 कैंसिल हो गया, ये नीचे आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। मतलब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3 × एक n बच रहा है और एक n + 1 बच रहा है। ऊपर क्या बच रहा है 3, ये वाला n, और यहाँ का एक n + 1, और नीचे क्या बच रहा है, ये 2n + 1 बच रहा है, और दूसरा ये 2 बच रहा है। तो मतलब ऊपर क्या बच गया 3 × n + 1, 3n × n + 1, और नीचे बच गया 2 × 2n + 1। तो ये हमारा हो गया हार्मोनिक मीन। तो ऐसे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी ये अरिथमेटिक मीन हो गया था, ऐसे आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। अब हार्मोनिक मीन में सेम वही है, ऊपर W का सम। तो जैसे वो देखे ना, एक बार ये चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन पार्ट है, आपको समझ में तो आ गया क्या करना है इसमें। तो ये कर देते क्योंकि टाइम हो गया, जो बचे हुए टॉपिक है जल्दी जल्दी कवर कर देते उसको। कितना टॉपिक बचा है, ठीक है, एक बार देख लेते। ये कह रहा है कि अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये गिवन है, फाइंड द 2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है कि जब भी आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो आप वो कौन सी 2 वैल्यू है जिस वैल्यू का ये अरिथमेटिक मीन है और जिस वैल्यू का ये ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब मान लो A और B ये कोई ऑब्जर्वेशन है जिसका अरिथमेटिक मीन 5 है, यानी कि a + b/2 = 5 है, और जिसका ज्योमेट्रिक मीन 4 है, दैट इज रूट ऑफ a × b = 4। तो वो 2 ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे जिनका अरिथमेटिक मीन 5, ज्योमेट्रिक मीन 5, वो a और b कैलकुलेट करता है। सपोज फॉर एग्जांपल कि लेट a एंड b ये 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गिवन ये दिया है कि उनका अरिथमेटिक मीन 5 है, मतलब a + b/2 = 5, जिनका ज्योमेट्रिक मीन 4 है, दैट इज रूट a × b = 4। अब ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी कभी भी आपको a + b दिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी a × b दिखा हुआ मिल जाए, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला और a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपके तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपको a + b दिखा हुआ मिले, a × b दिखा हुआ मिले, आप तुरंत समझ लो कि इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, a - b कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, बिना सोचे समझे ये आपके माइंड में आना ही चाहिए। तो जैसे a + b का स्क्वायर इज नथिंग बट a² + b² + 2ab, ऐसे ही a - b का स्क्वायर इज नथिंग बट a² + b²
माइनस 2ab। अब इस a प्लस बी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी स्क्वायर और ये जो 2ab दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में लेके जा सकता हूँ। मतलब इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab से। मतलब इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab माइनस 4ab। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देयर फोर a माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी मेरे पास गिवन है, a प्लस बी कितना दिया है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5, मतलब a प्लस बी 10 हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100, a इंटू बी भी गिवन है, क्यों, क्योंकि रूट ए बी इज इक्वल टू 4 दिया है। तो रूट ए बी का स्क्वायर ले लूँगा, अरे रूट ए बी का स्क्वायर ले लूँगा तो ए बी और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा 100 प्लस 64 इज इक्वल टू 36। और ये तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया ना, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा। और निगेटिव नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, क्योंकि निगेटिव लेके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। मतलब आपको a प्लस बी की वैल्यू एरिथमेटिक मीन से मिल गई, a इंटू बी की वैल्यू आपको ज्योमेट्रिक मीन से मिल गया, और a माइनस बी की वैल्यू आपको इन दोनों का यूज़ करके मिल गया 6। अब हो गया ना, इसको कर दो डिलीट, इसका काम यहीं तक था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कर दो कैंसल, a इज इक्वल टू 2a, 10 प्लस 16, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई 8। किसी में भी पुट कर दो, अगर a 8 है तो b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 यानी कि 2। अब चेक कर लो, इन दोनों का सम 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो, इसका यूज़ करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते। देखो अगर एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन गिवन है तो इसका यूज़ करके आप सिंपल क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसका ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक है भाई, जो मैंने बताया वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, निगेटिव साइन को इग्नोर करना है यहाँ पे। अब ये देखो, ये कुछ नहीं है, फाइंड द मीन एंड अ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसे मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। लेस देन दो, वही दोनों मेथड यूज़ कर देना, ये आप कर देना, ठीक है। वही है कि मीन के लिए आपको मिड वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद मिड वैल्यू को आपको हर एक के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये 670 आ गया, इसको डिवाइड कर दो 30 से, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। इसमें क्या करते हैं, आपको लेस देन क्लास बाउंड्री की जो हर एक क्लास का जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लो। मिनिमम वैल्यू मतलब लोअर इंटरवल, जो इंटरवल का जो क्या लोअर लिमिट है वो ले लो, और उसके बाद उसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो। इसका मतलब 0 से कम कुछ नहीं है, 10 से कम 5 लोग हैं, 20 से कम 13 है, 13 से कम 23 है, 40 से कम, तो ये मेरा हो जाता है ये। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करके उसमें पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L प्लस कैपिटल N माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL। वो डिपेंड करता है कि n/2 कहाँ आ रहा है, उसके आगे पीछे वाले को हम लोग NU और NL लेते हैं, उसके सामने वाले को L1 और L2 ले लेंगे, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे L1 20 आ रहा है, NL 13 आ रहा है, क्योंकि n/2 15 है, तो किसके बीच में लाई करेगा 13 और 17, जिसके बीच में लाई कर रहा है उसी को, एक को NL और एक को NU दे देंगे, मैक्सिमम वैल्यू को NU, स्मॉलेस्ट वैल्यू को NL। उसके बाद उसके सामने वाले का L1 20 और L2 क्या होता है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा। बस कैलकुलेट कर दो, आपको मिल जाएगा मीडियन। अब मेन बात आती है मॉड की। मॉड के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 3 मीडियन माइनस 2 मीन का, जो हमने डिस्कस किया था, द रिलेशन बिटवीन मॉड मीड एंड मीडियन, दैट इज 3 मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। उसका यूज़ करके आपको मॉड में मिल गया। तो अगर आप मीन और ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ही निकाल सकते हो।
अदरवाइज अगर आपको मीन भी नहीं निकालना था तो आप क्या कर सकते थे, मॉड कैलकुलेट कर सकते थे। मॉड तो और इजी है, उसका फॉर्मूला यूज करो, आपको मॉड भी मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बार देख लेना, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना क्या पूछा है इसमें। फाइंड द एवरेज बोनस फाइंड करना, मतलब वही एवरेज फाइंड करना, मतलब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आप सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। डेटा सब अपने पास गिवन ही है, सिर्फ खाली इसको स्टेबल के फॉर्म में लिखना है कि ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये उसका टैली मार्क्स में लिखा है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसी के 4, 5, 8, 12, 1। उसके बाद बोनस इन रुपीज़ 2000, और इसके बाद हर एक डेटा को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी इसका होगा तो वहाँ पे हम लोग इसके MCQ डिस्कस करेंगे। तो ये जो बुक है ICAI का, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन से एक बार देख लेंगे कि किससे रिलेटेड। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आपको याद रखना है, अगर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक अगर बहुत ही अच्छे से है तो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन बहुत ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इसी के आगे का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं समझोगे तो आई होप आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप इसको ये पक्का करोगे और सारे लेक्चर देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दूसरी बात, नोट्स आपको बनाना, मेरे को स्टार्टिंग में आज शायद नहीं बोला, बट आपको जब भी आप लेक्चर लेते हो तो आपको बुक और पेन साथ में लेके बैठना था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।